नमस्कार साथियों, स्वदेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश वाधवानी। साथियों, इस कार्यक्रम में हम नियमित रूप से ऐसे स्वयंसेवकों से भेंट करते हैं जिन्होंने संघ को अपना काफ़ी समय दिया है। उनके अनुभव संघ के बारे में क्या रहे, संघ से कैसे जुड़े, कुछ ऐसी ही बातों पर हम उनसे चर्चा करते हैं। आज जिस व्यक्तित्व से हम मिलने जा रहे हैं उनका नाम है श्री नंद किशोर जी अग्रवाल। नंद किशोर जी, आपका स्वागत है स्वदेश संवाद के इस कार्यक्रम में। साथियों, नंद किशोर जी 1956 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहते हुए आपने संघ में कई दायित्वों का निर्वहन किया। आप जिला बौद्धिक प्रमुख रहे, विभाग सह व्यवस्था प्रमुख, इसके बाद विभाग व्यवस्था प्रमुख और भारतीय मजदूर संघ में आपने जिला सचिव के दायित्व का निर्वहन भी किया है। वाल्मीकि सेवा न्यास में भी आप सचिव रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रोत्थान सेवा न्यास में आप कोषाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो बातचीत करते हैं नंद किशोर जी से। नंद किशोर जी, संघ से आपका जुड़ाव किस तरीके से हुआ? क्या किसी घटना ने आपको संघ से जोड़ा या किसी व्यक्ति की प्रेरणा से आप संघ से जुड़े? नहीं, हम गुना में रहते थे। पिताजी वहाँ पे अकाउंटेंट थे। उस समय संघ की शाखा वहाँ पास में ही लगती थी। एक उदासी आश्रम था उसमें। वो हम विद्यालय जाते थे तो रास्ते में पड़ता था। छोटे थे, बाल्यकाल थे, 5 साल के लगभग रहे होंगे। तो पिताजी हमको अपनी उंगली पकड़ के वहाँ पे ले जाते थे। पिताजी ने हमको वहाँ छोड़ा। पिताजी कट्टर हिंदू सभाई थे। हिंदुत्व के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने हमको वहाँ कहा कि यहाँ प्रशिक्षण लेगा। तो हमारे उस शाखा में हम गए। 5 साल की उम्र से हमारा वहाँ से शुरू हुआ स्वयंसेवक का। पहला हमारा ध्वज प्रणाम वहीं हुआ। तो नंद किशोर जी, शाखा को नज़दीक से आपने देखा है, नियमित रूप से आप शाखा जाते रहे और कहा जाता है संघ को समझना है तो शाखा में आइए जी। तो ये शाखा की कार्य पद्धति कैसी रहती है? शाखा में स्वयंसेवक जाता है तो उसको उसका सर्वांगीण विकास होता है। सब तरह से बौद्धिक, शारीरिक जो भी कुछ है वहाँ उसको मिलता है। खेल वगैरह होते हैं, उन खेलों में बहुत कुछ सीखते हैं वो। वहाँ जैसे कबड्डी भी हुई, खो खो भी हुआ। बचपन में ये सारे खेल हुआ करते हैं, बड़ों में भी होते हैं। तो उनके माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। समय समय पर बौद्धिक होते रहते हैं। उन बौद्धिकों से काफ़ी कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और शनै शनै स्वयंसेवक को भी मालूम नहीं पड़ता कि कब उसके अंदर परिवर्तन आ गया, कब बदलाव आ गया। वो अपने आप ही सारे बदलाव उसमें आते चले जाते हैं। अर्थात शाखा के माध्यम से व्यक्ति का चारित्रिक नैतिक निर्माण एक सकारात्मक दिशा की ओर होने लगता है। जी। नंद किशोर जी, बाल्यकाल से आप स्वयंसेवक रहे, कई आयोजन, संघ की कई गतिविधियां आपने देखी। इन आयोजनों की, चाहे छोटा आयोजन हो या बड़ा आयोजन हो, जी। इनकी रूपरेखा कैसे बनती है? इसकी रूपरेखा तो टोली में बैठ के बनती है। टोली होती है एक, वैसे कार्यकारिणी होती है वो बनाती है। लेकिन यहाँ शाखा में एक जो टोली होती है वो भी बनाती है, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए। बाकी एक समूह होता है संघ का, वो इन सारी व्यवस्थाओं को बनाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी प्रोग्राम वो सब करते हैं। तो टोली की संरचना होती है और फिर टोली के बाद जी। कार्यक्रम की गतिविधि के बारे में बातचीत होती है जी, और जी। कार्यक्रम होता है। जी। पथ संचलन, विजयादशमी के अवसर पर जी। स्वयंसेवकों का जो पथ संचलन निकलता है, जी। इसके प्रति आम जन में भी आकर्षण रहता है। जी। आम जनता भी प्रतीक्षा करती है कि जी। पथ संचलन निकलेगा, जी। उसे न केवल देखेंगे, अनुभव करेंगे, पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे। जी। तो इस पथ संचलन की रूपरेखा कैसे बनती है और कैसे इसको इतना भव्य स्वरूप, एक विराट स्वरूप मिल जाता है? जी। पथ संचलन की तैयारी वैश्वी संघ स्थान में की जाती है। निरंतरता संघ का संचलन,
बराबर होता रहता है। और उसमें अनुशासन तो आता ही है, अनुशासित तरीके से उनको इस तरह के आदेश भी दिए जाते हैं, गाइडलाइंस दी जाती हैं कि वो जब संचलन में चलें तो अपने सीधे चलें, कहीं भी गड़बड़ इधर उधर नहीं है, फूल वूल वर्षाएँ वो भी करें, तो वो व्यवस्थित तरीके से अपना दंड के साथ चलते हैं। घोष वर्ग होता है, उसका भी अभ्यास होता है, काफ़ी अभ्यास होता है। उस अभ्यास में घोष के साथ कदम मिलाते हुए स्वयंसेवक चलता है। इस सब को देख के बहुत अच्छा लगता है, नगरवासियों को जहाँ से निकलते हैं वो देख के प्रभावित होते हैं। ऐसा लगता है जैसे सैनिक कदम ताल करते हुए चल रहे हैं, कदम मिलते रहते हैं। और समाज निर्माण की दृष्टि से स्वयंसेवक भी वही दायित्व निर्वहन करता है जो देश के लिए एक सैनिक करता है। जी जी। नंदकिशोर जी, कोई ऐसा आयोजन आपकी स्मृति में हो या कोई ऐसा शिक्षा वर्ग जिसमें किसी वरिष्ठ प्रचारक का आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो? जी जी, ऐसे तो कई संघ शिक्षा वर्ग मिले हैं, देखे हैं, लेकिन एक शिक्षा वर्ग में तो श्री जगराम जी जो यहाँ पे विभाग प्रचारक थे, उस समय उनका काफ़ी मार्गदर्शन मिला। उन्होंने बहुत कुछ बताया, किस तरह रहना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, भोजन व्यवस्थाएं कैसी होना चाहिए, शिक्षण कैसे होना चाहिए, शारीरिक के समय क्या होना चाहिए, सुबह प्रातःकालीन जो शाखाएं लगती हैं उसमें क्या होना चाहिए, और समय समय पर कितनी बजे जागरण होना चाहिए, ये सारी जो उसकी व्यवस्थित है वो सब उनके मार्गदर्शन में हमको प्राप्त हुई है। जी, तो मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि ग्वालियर में कभी परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्रवास हुआ हो, आपकी उनसे भेंट हुई हो, ऐसा कोई स्मरण है? नहीं, ग्वालियर में भेंट तो नहीं हुई सरसंघ चालक जी से। उनके बौद्धिक तो बराबर सुनते रहे, परम पूजनीय सुदर्शन जी के भी बौद्धिक हमने सुने हैं, रज्जू भैया के भी इसी कैंपस में स्वदेश कार्यालय का जो कैंपस है इसमें रज्जू भैया के भी हमने बौद्धिक सुने हैं। और ये वर्तमान सरसंघ चालक जी हैं, परम पूजनीय सर चालक, इनसे तो हमारा मिलना भी हुआ है जी। कन्याकुमारी में भी इनसे हमारी भेंट हुई है, मुलाकात हुई है। और ये उड़ीसा में, अभी उड़ीसा में भी बच्ची हमारी वहाँ पे जीवनवती कार्य करता है, हम लोग गए थे, वहाँ कार्यक्रम था तो उनका वहाँ प्रवास था, तो वहाँ भी उनसे मिलना हुआ। उनसे समय समय पर बातचीत होती रहती है। इस भेंट के दौरान या बातचीत के दौरान कुछ ऐसा कोई प्रसंग जो भुलाए न भूले? ऐसा तो क्या है, बस उनसे हमने पूछा, कहो क्या हो, कैसे हो? हमने कहा ठीक है। अरे ठीक तो भगवान करता है। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो आजकल? हमने कहा बस संन्यास में है वहाँ पे ग्वालियर में ही। हाँ, बहुत अच्छा, ग्वालियर में है। बस इतनी ही चर्चा हुई वहाँ, अभी उड़ीसा में। अच्छा नंदकिशोर जी, आपने बहुत समय संघ को दिया है। आपके कार्य करते समय बाल्यकाल से लेकर अब तक सक्रिय रहे कार्यकर्ता जो आज किसी उच्च अधिकारी के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहे हों, जी जी, उनसे जुड़ा कोई स्मरण, कोई प्रसंग ऐसा ध्यान में है? आज के उससे जुड़ते कृष्ण मुरारी जी थे। जी। कृष्ण मुरारी जी जो वहाँ बौद्धिक ये आपके नगर निगम के मेयर भी रहे हैं इंदौर में। वो हमारे बाल्यकाल के समय हमारे शिक्षक थे, हमारे गट के गुना में। जी। गुना में जब शाखा में हम जाते थे तो सांसद का चुनाव भी लड़े, शायद सांसद भी रहे वो। तो वो ठीक से मुझे ध्यान नहीं है उनका, वो सांसद रहे नहीं, चुनाव तो वो लड़े थे लेकिन मेयर रहे थे वो। जी। इसके अलावा संघ में भी काफ़ी लोग जो हैं प्रांत स्तर तक तो साथ के लोग गए ही हैं। ऐसे कुछ नाम जो साझा कर सकें? नहीं, प्रांत में तो हमारे साथ के से ये कमल जी जैन हैं, अभी जी। प्रांत से व्यवस्था प्रमुख हैं। कभी कभी कार्य करते समय अति प्रसन्नता होती है, कभी कभी निराशा के भाव भी आने लगते हैं। जी। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा समय आया ही नहीं। एक आध बार आया था, यहाँ पे एक वर्ग लगा था, उसमें जो है
वहाँ के ये आपके सरस्वती शिशु मंदिर केदारपुर के जो वहाँ के प्राचार्य थे, जी उन्होंने थोड़ा असहमति जाहिर की, किसी चीज़ की आज्ञाएं नहीं दी करने के लिए। तो उस समय थोड़ा लगा, फिर वो बाद में ठीक हो गया, चलता रहा। और बाकी ऐसी कोई वो नहीं हुई। अच्छा, कभी विषाद के क्षण भी आए हों और फिर उनसे बाहर कैसे निकले, ऐसा भी कोई प्रसंग है? विषाद के क्षण तो आए मेरे शासकीय सेवा के काल में। मेरा स्थानांतरण यहाँ के जो मंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने उस समय मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया था बाहर। जी। उस समय मैं अकेला ही था, घर में कोई नहीं, पति पत्नी थे, माता जी थी। तो बड़ा वैसा समय था उस समय। और उस ट्रांसफ़र में मेरे को बहुत परेशानियाँ उठाना पड़ी बढ़ जाने के बाद। लेकिन बाद में फिर अपने ही संघ के प्रयासों से जी। मेरा स्थानांतरण रद्द हुआ। और उसके बाद पुनः हाँ, सब पुनः कुछ ठीक यहाँ हुआ। जो ठीक ठाक हो गए। उस समय मेरी शादी भी हुई थी, उसमें भी परेशानियाँ हुई, फिर बच्चा भी हुआ। तो उस काल में मुझको यहाँ नहीं रहने दिया उन्होंने, ग्वालियर में मेरे वेतन बंद कर दिए उन्होंने। मैं आता था, छुट्टियाँ नहीं दी, तो बच्चा भी मेरा एक्सपायर हो गया। ओह। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ उस समय झेली। बाद में फिर वो सब संघ के प्रयासों से ठीक हो गया, मरहम लग गई। कभी कभी जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट हो जाती है जी जिससे हम स्वप्रेरित हो जाते हैं। जी। ऐसा भी कोई व्यक्तित्व संघ कार्य करते हुए या सामाजिक जीवन में जिनसे आप बहुत अधिक प्रेरित हुए हों? हाँ जी जी। उसमें से आदरणीय मामा जी माणिकचंद जी वाजपेयी भी रहे, तरानीकर जी भी रहे। जी। इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। बल्कि तरानीकर जी तो मैं गुनाह में भी था, बचपन का समय था, मतलब छोटा ही था मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ग्वालियर नहीं था। तो तरानीकर जी का भी मैंने एक संस्मरण भी उसमें लिखा था। जी। हम लोग, हमारा एक कजन ब्रदर था, कुंभराज के हम रहने वाले हैं, गुना जिले के। जी। वहाँ से हम सब लोग बीनागंज गए थे, पास में ही है। तो वहाँ उनकी बैठक हो रही थी। उस बैठक में मेरा जो कजन ब्रदर था, छोटा था काफ़ी, तो तरानीकर जी ने, माननीय तरानीकर जी ने कहा कि भाई किसी को कोई शंका हो तो बताइए, आप समस्या हो। तो उसने खड़ा होकर कहा कि भाई साहब, अपनी जो प्रार्थना होती है, एकात्मता स्त्रोत होता है, इसका अर्थ हमें नहीं आता, तो इसकी गाइड छपना चाहिए। जी। पहले गाइडों का चलन था स्कूलों में भी। तो और भी अधिकारी बैठे थे, उन्होंने कहा बैठ बैठ जा बैठ जा, उसको चुप करके बैठा दिया। तो उन्होंने कहा क्यों बैठ जा, क्यों बैठ जा? बोले, उससे कहा पहले खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो। बोले, आप बता सकते हैं प्रार्थना का अर्थ, या जो एकात्मता स्त्रोत के श्लोक हैं उनके आप अर्थ सही बता सकते हैं क्या? सब चुप रह गए, कोई नहीं बोला। तो बोलो, जब आप नहीं बता सकते, आप पूछ नहीं सकते, तो आप यही समझ लो तुम्हारी तरफ से पूछ रहा है वो, और आप उसको बैठा रहे हो। फिर उन्होंने एक दो श्लोकों का अर्थ भी बताया, और इसके बाद कहा आप गाइड ही छपेगी। बोले, आप चिंता मत करो, आप गाइड में अर्थ भी देखना और वो भी देखना। तो बड़ा प्रभावशाली था कि क्या है, आप अनुशासन की वजह से बोल नहीं पाते हैं जी। और जब बड़े अधिकारी हों, इस तरह का मार्गदर्शन करते हैं, तो एक उत्साह भी होता है। मामा जी से जुड़ा कोई प्रसंग? मामा जी, मैं अविवाहित था उस समय, वो घर पे आई थी एक बार। तो उन्होंने कहा, बेटा एक लड़की है, ट्रांसपोर्ट में है, रोडवेज में ऑफिस में थी, वो यूडीसी थी। बोले, वो है, हालांकि वो अग्रवाल नहीं है। तो बोले, उससे शादी की हाँ कर दूं? हमने कहा, मामा जी एक तो ठीक है, संघ के हैं मेरे में, लेकिन बाकी परिवार के ये हैं कि वो दूसरी जाति में तो बड़ी मुश्किल से शादी करेंगे। लेकिन वो बोले, नहीं नहीं नहीं, वो मैं कह रहा हूँ अच्छी लड़की है। तो हमने कहा ठीक है, आप आयु बताइए। उससे हम और माता जी थे घर पे। जी।
तो उन्होंने आयु बताई तो 2 वर्ष बड़ी थी मेरे से। जी। मैंने कहा, मामा जी ये तो बड़ी है, कैसे होगा? बोले अच्छा आपसे बड़ी है, मैं समझ रहा था छोटी है, मुझे तो ऐसा बताया कि आपकी उम्र इतनी है। मैंने नहीं इतनी नहीं है मेरी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सोचना, ये कह के वो चले गए थे। नंदकिशोर जी, बाल्यकाल में प्रारंभिक समय में आपने जब संघ कार्य किया, जी। तब से लेके आज तक कई आपके साथी स्वयंसेवक रहे। जी। क्या ऐसे कुछ नाम हैं जो आपके साथ सक्रिय थे पर अब दिखते नहीं हैं संघ कार्य के दौरान? उनमें से जो भी जितने साथी थे, संघ के स्वयंसेवक थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो भी अब इस संसार में नहीं है, ले गए। बीनागंज में वहाँ भी ऐसा ही हुआ। आरोन गए तो वहाँ उस समय शाखा लगती नहीं थी। फिर मैं ग्वालियर में आया, तो ग्वालियर में जो है कई लोग मिले, कई संगी साथी मिले। अब वो कई लोग तो रिटायर हो गए हैं, कई भगवान के पास चले गए, कई बाहर चले गए हैं। अब उस समय पुराने मेरे संगी साथी अभी कोई भी नहीं है। नहीं। नंदकिशोर जी, आगामी जनवरी में 22 जनवरी श्री राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। जी। एक बड़ा आंदोलन जी। बहुत लंबे समय तक, वर्षों तक चलता रहा। जी। जी। कई स्वयंसेवकों ने संघर्ष किया। जी। आपकी भी सहभागिता राम मंदिर आंदोलन में रही होगी। जी। उस आंदोलन से जुड़ी कोई ऐसी बात या आपका क्या अनुभव रहा उस आंदोलन के दौरान, और राम मंदिर आंदोलन के ही अलावा जी। क्या किसी और आंदोलन में भी आपकी सहभागिता रही? जी, राम मंदिर आंदोलन में तो फिर हमने घर घर वो ईंटों की पूजा करके घर घर इकट्ठी करके ईंटें भिजवाई थी। बाकी और हमारे साथी गए थे। उस समय मैं ईशागढ़ में था। जी। मेरी श्रीमती जी वहाँ प्रिंसिपल थी ईशागढ़ में, तो मैं वहीं था उस समय। तो कुछ लोग गए थे, वो लौट के आए थे, तो हमने उनको वहाँ पे बस में से जब उतारा तो ईंटें लेके आए थे, बड़ी बड़ी ईंटें लेके। हमने भैया ये क्या करोगे? बोले ये हम अपनी लेटरिन में लगवाएंगे, वो बाबर की है ये। तो हमने कहा भाई ये नहीं, और कुछ लाए क्या तुम वहाँ से? बोले नहीं और तो नहीं। हमने कहा मिट्टी तो लाना था आपको वहाँ की, ये तो ले आए आप। बोले हाँ ये भूल हो गई हमसे। उसका इतना ही अनुभव है। बाकी जो जगह जगह से जो ईंटें और जी। वो करना था वो किया। इसके अलावा आपातकाल के समय जी। दूसरा था, उसमें तो बड़ा वैसा अनुभव रहा हमारा। बाकी हम रात रात भर दीवालें लिखा करते थे। उसमें हमारे साले साहब थे, जी। श्रीमती जी के भाई थे। 5 बहनों में वही सबसे बड़े थे। उन्होंने भाग लिया, सक्रिय थे। वो मुख्य शिक्षक भी थे शाखा के। किला गेट पे शाखा लगती थी उसके। कुछ दिन वो शिशु मंदिर में, सरस्वती मंदिर में भी उन्होंने पढ़ाया। लेकिन संघ के बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता थे, वो बहुत ज़्यादा समर्पित थे। तो इमरजेंसी में उन्होंने भी दीवालें वगैरह लिखी, और हस्तलिखित जो पेपर हैं उस समय बाँटते थे, क्योंकि समाचार पत्रों पे तो बैन लग गया था। जी। बांटा करते थे वो। तो उस समय वही सब चल रहा था। तो उन्होंने कहा अपनी बात कैसे पहुँचे। तो यहाँ पे जो तानसेन संगीत समारोह होता है जी। तानसेन के मकबरे पे, तो उस समय उन्होंने अपने कुछ साथियों को लेके वो वहाँ गए। उस समय वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद जी सेठी बैठे हुए थे सबसे आगे। तो एकदम मंच पे चढ़ गए और वहाँ उन्होंने इमरजेंसी मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगाए। सेठी जी नाराज़ हुए पुलिस वालों से, बोले क्या है, इसलिए मुझे बुलाया यहाँ पे? तो उनको वहाँ से पकड़ लिया, पुलिस थाने में ले गए और बहुत टॉर्चर किया। बाद में उनसे पूछा आप अखबार निकालते हैं, हस्तलिखित निकालते हैं, कहाँ से लिखते हैं, कहाँ लगाते हैं, कैसे? उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं बताऊँगा। बोले आपको पता है या ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, बोले मुझे मालूम है कहाँ से निकालते हैं, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। तो बहुत मारा, बर्फ़ की सलाहों पे लटा के, नंगा करके सलाहों पे बहुत टॉर्चर किया। हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाया करती थी। तो हमारी ससुराल के बगल में ही डॉक्टर धर्मवीर रहते थे। जी। वो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पारिवारिक संबंध थे, बहुत घनिष्ठ थे। तो उनकी पत्नी ने भी कहा कि उसको लेके आ जाओ, मुन्ना, मुन्ना घर का नाम था, उसको लेके आओ तभी रोटी मिलेगी तुम्हें। 2 दिन हो गए। तो वो गए वहाँ लेके।
तो उनको बहुत समझाया कि ना तू ये कहते मैं अब नहीं करूँगा, मैं यहाँ से निकाल लूँगा तेरे को। बोले नहीं मैं करूँगा। बोले नहीं एक बार कह दे तू। बोले कोई फ़ायदा नहीं है चाचा जी, अगर मैं कह भी दूँगा तो भी मैं करूँगा और बार बार करूँगा मैं, क्योंकि ये इतना अत्याचार हम नहीं सहेंगे, ये सह लेंगे लेकिन ये नहीं सहेंगे जो जनता पे हो रहा है। तो वो भी घर आ गए। बोले भैया वो तेरी चाची मेरे को खाना नहीं दे रही है, मेरे को भोजन तो करवा दे। तो मत करो। बोले तुम क्यों कर रहे हो, तो दुनिया भूखी मर रही है और आप भोजन के लिए मर रहे हो। बोले मैं नहीं आऊँगा। जिद करते रहे, इतना टॉर्चर किया कि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा विकृति सी आ गई और वो बीमार हो गए। बाद में छोड़ा उनको, मतलब वहाँ पे थाने से उनको वहाँ नहीं भेजा जेल में, वहीं मारते पीटते रहे। बाद में जाके वो मर गए, उसी में वो शहीद हो गए। 5 बहनों में अकेले एक भाई वो ही थे। ये एक बहुत बड़ा हादसा था उस समय, असहनीय पीड़ा थी, ये हमने उस समय सहन किया। बहुत संघर्ष किया और बहुत कुछ सहन भी किया। जी जी। आज जो लोग संघ से जुड़ रहे हैं जी। स्वयंसेवक के रूप में, जी तो इनको देखकर क्या लगता है कि हम लोगों ने जो किया, आपकी पीढ़ी ने जो किया है, जी। वो पूर्ण रूप से सफलता की ओर अग्रसर है कार्य? नहीं, आज की पीढ़ी आती तो है लेकिन उनके अपने कुछ स्वार्थ रहते हैं निजी। वो इसलिए नहीं आते कि हमको देश प्रेम है या देश के लिए वो करना है। हालांकि उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन धीरे धीरे आता है। शिविरों में जाने के बाद थोड़ा परिवर्तन आता है, वहाँ आता है आचार विचार सब देखते हैं। शिविरों में तो थोड़ा अनुशासन आता है, लेकिन शाखाओं में रहने के बाद उतना नहीं आता जितना शिविरों में आता है। परिवर्तन तो उनमें शनै 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 आता है, लेकिन उनकी आकांक्षाएं तो अधिकतर बीजेपी या उसको ज्वाइन करने की रहती है। लेकिन परिवर्तन भी आता है, परिवर्तन सकारात्मक। आता धीरे धीरे आता सकारात्मक। लेकिन हमारी जो पीढ़ी थी उसमें तो संघ को जिस तरह से हम लोग उन भावनाओं से और उसमें रहते थे, वो समझते संघ को मतलब एक पूजा स्थल समझते थे। शाखा को बिल्कुल वही मैदान समझते थे, ये मंदिर है, पूजा कर रहे हैं भगवान की श्रद्धा, और उससे वो आज की पीढ़ी में देखने को नहीं मिलता। संघ स्थान भी एक देवालय है, एक पूजा स्थल है। जी। आदरणीय नंदकिशोर जी ने कहा, आपसे बहुत कुछ सुना, आपके संस्मरण और ऐसे प्रसंग जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। नंदकिशोर जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं और उसके बाद उन्होंने अपना बाल्यकाल से लेकर अब तक का सारा समय संघ को ही समर्पित किया हुआ है। एक बेटी भी है जी। वो भी जीवनवती कार्यकर्ता है, लेकिन वो विवेकानंद केंद्र से जुड़ी है, विवेकानंद केंद्र की है। पहले वो बड़ोदरा में रही काफ़ी लंबे समय तक, गुजरात में 8-9 साल। अब करीब 3-4 साल से उड़ीसा की प्रांत प्रचारक है, प्रांत संगठक है। ये संस्कार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं और स्वयंसेवक के परिवार से स्वयंसेवक निश्चित तौर पर निकलता है। बहुत अच्छा लगा नंदकिशोर जी आपके साथ भेंट करके, आपकी स्मृतियाँ सुनकर। निश्चित तौर से हम सभी के लिए यह किसी न किसी रूप में लाभदायक होंगी। दोस्तों, स्वदेश संवाद के आज के कार्यक्रम में आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।